तो चलिए पेन और नोटबुक लेकर आ जाइए, मेरे साथ बैठ जाइए, क्योंकि आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो बहुत ही डरावना चैप्टर है जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री, जिससे बच्चा पूरे साल डरता रहता है और बोलता रहता है अपने टीचर्स को, सर ये क्वेश्चन मेरे से नहीं हुआ, ये टॉपिक मेरे समझ में नहीं आया, सर इतने सारे फॉर्मूले हैं हम किस तरह से याद करें। भाई आज हम इन सबको ट्रिक बाय सीखने वाले हैं। तो मैं अर्पित धीमान, आपका मैथ टीचर, आज मैं आपको लेके चलता हूँ ट्रिग्नोमेट्री की दुनिया में। तो चलिए शुरू कर लेते हैं अपने इंट्रोडक्शन पार्ट को। सबसे पहले बात करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक नेम की। जो चैप्टर का नाम है ना ट्रिग्नोमेट्री, वो पूरे चैप्टर को अपने को डिनोट करता है अपने नाम से। सबसे पहले नाम को ही देखते हैं कि नाम कैसे आपका डिनोट कर सकता है पूरे चैप्टर को। ध्यान से देखो, ये है आपके पास ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। अब वो 3 वर्ड कौन कौन से आपको यहाँ से सिलेक्ट करने होंगे। सबसे पहले बात करते हैं ट्राई, गॉन और फिर मेट्री। सबसे पहले बात करते हैं ट्राई। ट्राई का मीनिंग होता है आपके पास 3, गोन का मीनिंग होता है साइड्स और मेट्री का मीनिंग होता है मेजरमेंट। तो उसने खुद बोला कि भाई 3 साइड का मेजरमेंट ही ट्रिग्नोमेट्री होता है। और 3 साइड से बनने वाली शेप कौन सी है आप लोगों को पता है, भाई वो ट्रायंगल है। अगर मैं बात करूं, डिस्कशन कर लूं कि भाई ट्रायंगल क्या है, सबसे पहले तो ट्रायंगल का भी तो अस्तित्व होगा ना कि ट्रायंगल बनता कैसे होगा। तो ध्यान रखना, मैं आपको 4 प्रॉपर्टी बताता हूँ, ध्यान से सुनना। 4 भी नहीं, आप 2 ही समझो। अगर मेरे पास कोई एक ट्रायंगल है, अगर आपको ये चेक करना है कि हाँ ये ट्रायंगल होगा, वो कोई सा भी ट्रायंगल हो आपका, कोई सा भी, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप ट्रायंगल की बात करें क्योंकि आपको यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल ही पढ़ना है, मैं किसी भी ट्रायंगल की बात करता हूँ। एक तो उसकी 2 साइड का जो सम होता है ना, वो थर्ड साइड से ग्रेटर होना चाहिए, यानी कि बड़ा होना चाहिए। आपने 2 साइड जोड़ ली और वो तीसरी से बड़ी होनी चाहिए, तब वो ट्रायंगल कहलाएगा। फिर आपने 2 साइड का डिफरेंस निकाल लिया। 2 साइड का डिफरेंस का मतलब होता है कि आपने a माइनस बी कर दिया, साइड एक ए थी एक बी थी, a माइनस बी किया और सपोज करो आपके पास 2 आ गया। तो जो ये 2 होगा ना, ये थर्ड साइड से छोटा होना चाहिए, यानी कि तीसरी साइड क्या हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, कुछ भी हो, लेकिन ये क्या होनी चाहिए, छोटा होना चाहिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है आपके पास क्या, अगर एक ट्रायंगल है मेरे पास, उसके पास 3 एंगल्स होते हैं, तीनों एंगल का सम भी 180 होना चाहिए, तभी वो ट्रायंगल कहलाएगी। अगर वो कहने लग जाओ सर अगर 1 डिग्री कम हो जाए या 1 डिग्री ज्यादा हो जाए, अरे भाई अगर 180 डिग्री से कम भी हो गया ना 1 डिग्री, तो भी नहीं ट्रायंगल है, ज्यादा हो गया तो भी नहीं आपका ट्रायंगल होगा। क्लियर हुई बात। फिर फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है भाई आपकी ट्रायंगल की, अगर मैं कहूं कि एंगल ए ग्रेटर है एंगल बी से, सिंपल सी बात करते हैं, एंगल ए बड़ा है एंगल बी से, तो हम ये कहेंगे कि एंगल ए के सामने वाली साइड, ए के सामने वाली साइड सपोज करो स्मॉल ए है, तो स्मॉल ए भी बड़ी होगी एंगल बी के सामने वाली साइड, यानी कि बी से। क्लियर होगी बात। ये प्रॉपर्टी की जनरल प्रॉपर्टी होती है जो कि आप 6th क्लास में, 7th में और 8th में ऑलरेडी पढ़ गया है बहुत अच्छे से, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं हम अपने ट्रिग्नोमेट्री की। अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री की बात करता हूँ, इसमें जो ट्रायंगल यूज होने वाला है वो होने वाला है राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल की थोड़ी सी कंडीशन पढ़ते हैं, आप लोग पहले ही ऑलरेडी इसको बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं, ठीक है ना। लेकिन इसको अब यहाँ पर आने के बाद अब बहुत अच्छे से कवर करेंगे इसको, ठीक है ना, क्योंकि जहां पर राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा वहां पे ट्रिग्नोमेट्री होगी, जहां ट्रिग्नोमेट्री होगी वहां राइट एंगल ट्रायंगल होगा, दोनों ही एक ही बात है, ठीक है ना। तो अब ध्यान से सुनो, मेरे पास आया ये राइट एंगल ट्रायंगल जिसपे पूरी ट्रिग्नोमेट्री ही डिपेंड होगी। जैसे जैसे मैं कहता हूँ आपको वैसे लर्न करने रहना है, ठीक है ना। आप नोटबुक लेके बैठे हैं, पेन लेके बैठे हैं, जैसे मैं कहता हूँ उसको नोट करते रहना। अगर ये ए एंगल है, ये बी एंगल होगा और ये आपके पास सी एंगल होगा। हमेशा नेमिंग आपको एंटी क्लॉकवाइज देनी है। देखो आपको पता है कि बी पर तो 90 है ना, अगर बी पर 90 है तो इसके सामने वाले को क्या बोला जाता है भाई, आपके पास हाइपोटेनियस। क्या बोला जाता है आपके पास, हाइपोटेनियस। ये हो गई आपके पास एच। अगर कल को आपके पास 2 कंडीशन बनी, अब आप कहोगे सर 2 कंडीशन क्या बनी, सपोज करो मेरे पास क्या हुआ कि एक आपके पास, मैं इसको पहले कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है ना। देखो हाइपोटेनियस तो कभी चेंज नहीं होगी, ये बात ध्यान रखना, हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं होगी, जैसी है वहीं पर बैठी रहेगी। मैंने 2 ट्रायंगल इसलिए लिया आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाए। कल को एक बच्चे ने बोल दिया कि सर एंगल सी की बात कर लेते हैं हम, एंगल सी पे थीटा लो। देखने का नजरिया भी तो होगा ना कि एंगल सी से देख रहे हैं हम हाइट को, ठीक है ना, ये एंगल ए से हाइट को देख रहे हैं, ठीक है ना। तो अब आपके पास 2 ऑप्शन है,
अगर आपने इसको थीटा लिया तो सामने वाला बनता है परपेंडिकुलर, यानी कि इसके सामने वाली ही हाइट बनेगी, क्योंकि आपने यहाँ से देखा तो हाइट तो आपको सामने दिखी ना, तो ये परपेंडिकुलर। अगर आपने यहाँ से देखा तो सामने वाली हाइट हो जाएगी आपके लिए। तो इसका मतलब बची हुई साइड कौन होती है भैया आपके पास, बेस। लेकिन कल को एक बच्चे ने कहा कि नहीं सर मैं तो एंगल ए की बात कर लूं, क्या पता ये एंगल नीचे आ जाए। मैंने कहा हाँ बिल्कुल हो सकता है भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अगर ये नीचे हो जाए, तो अगर ये एंगल थीटा मान लो कि यहां से आपने इसको ट्रायंगल को इस पोजीशन से, इस एंगल से देखने की कोशिश की, तो इसका मतलब सामने वाली बन जाएगी परपेंडिकुलर, बची हुई साइड बन जाएगी बेस। तो हमें यहां से दो चीज पता चली, सिर्फ दो चीज। एक तो 90 के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूस रहने वाली है, ठीक है, ये तो फिक्स है कि 90 के सामने हाइपोटेन्यूस चिपका दो इसको, इसको चेंज नहीं कर सकते आप। सिर्फ चेंज कौन होंगे, परपेंडिकुलर और आपके पास बेस, परपेंडिकुलर और बेस। कैसे होंगे, अगर एंगल सी यहाँ चला गया तो सामने वाला परपेंडिकुलर, और एंगल ए यहाँ पे चला गया थीटा, तो इसका मतलब सामने वाला परपेंडिकुलर अपने आप में रिप्लेस। सिर्फ आपको परपेंडिकुलर ढूंढना है, सिर्फ ध्यान रखना आपको परपेंडिकुलर ढूंढना है, बेस अपने आप मिल जाएगा, क्योंकि थर्ड साइड बची हुई बेस ही होने। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि परपेंडिकुलर कब कहाँ मिलेगा, ठीक है। तो ये तो डिस्कशन हो गया आपका यहाँ पर, ये पूरी ट्रिग्नोमेट्री है। अब इस ट्रिग्नोमेट्री को देखने के लिए, अगर ये मेरे पास ये सब कुछ है मेरे पास, आपको पता है कि यहाँ पर अगर ये क्या है, हाइपोटेन्यूस है, बेस है और मेरे पास परपेंडिकुलर, आपको पता है कि यहाँ से एक इन तीनों के बीच में एक रिलेशन होता है जिसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, बोलते हैं ना। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है मेरे पास कि एच स्क्वायर हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल्स टू में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये वो प्रॉपर्टी है जो आपकी राइट एंगल ट्रायंगल को सेटिस्फाई करती है, ठीक है ना। ये कह सकते हैं जहां ये होगी वहां राइट एंगल ट्रायंगल होगा, और जहां ये होगी वहां पर ट्रिग्नोमेट्री होगी। ये ध्यान रखना, बस अभी के लिए इतना ही सीखना है, क्योंकि अभी हमें डेफिनेशन सीखनी है, फिर उसके बाद जाके आगे अटैक करना है। मैं तो एकदम मैं सब कुछ नहीं सिखा रहा हूँ, सिर्फ आपको राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बताया, जो कि आप ऑलरेडी पहले पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं हम अपनी डेफिनेशन पे। बच्चा कहता है कि सर आइडेंटिटीज आ गई, आइडेंटिटीज है क्या, पहले उसके बारे में पता तो चले। आपको यही नहीं पता होता कि आइडेंटिटीज है क्या। किसी बच्चे से पूछ लो कि सर बताओ जी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या है, कितनी है, कुछ नहीं पता है। क्योंकि अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आइडेंटिटीज होती क्या, पहले डेफिनेशन तो सीख लो फिर पता चल जाएगा। सबसे पहले आइडेंटिटीज की डेफिनेशन क्या होती है भाई, आपके पास ये जनरल है, ये मैं अभी ट्रिग्नोमेट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जनरल आपकी आइडेंटिटीज की डेफिनेशन है। तो उसने क्या कहा है कि एन इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी बिटवीन टू एक्सप्रेशंस व्हिच इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी। उसने कहा कि भाई एक ऐसा स्टेटमेंट है एक्सप्रेशंस में जो कि हर एक वैल्यू को, ठीक है ना, हर एक वैल्यू क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। लेकिन वो जो एक्सप्रेशन है वो वेरिएबल्स में है, एक्स वाई में है, ए बी में है, तो वो सबको क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। उसी को बोलते हैं आइडेंटिटी। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भाई, आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। तो यानी कि ये पूरी जो फॉर्मूला है आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये तो सेटिस्फाई हो गया, इसी को आइडेंटिटीज बोलते हैं, ठीक है ना। जो सबके लिए एक जैसा हो, कभी चेंज ना होता हो, ठीक है ना, सबकी वैल्यू को सही देता हो, ठीक है ना, बस ये मान सकते हैं। लेकिन अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की बात करूं, यहाँ पर तो कौन इन्वॉल्व हुआ, आपके पास वेरिएबल हुआ, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे कौन इन्वॉल्व होगा, एंगल होगा, ठीक है ना। ध्यान से सुनो, देखो उसने कहा कि एन इक्वेशन व्हिच इन्वॉल्व्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, कौन हुए इन्वॉल्व, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल एंड इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द एंगल। यानी कि एंगल्स की वैल्यू पे क्या होना चाहिए भाई, वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। जो ये वैल्यूज की बात करी थी, ऑल वैल्यूज, यहाँ पे वैल्यू नहीं होगी, यहाँ पे वैल्यू किस फॉर्म में होगी, एंगल में होगी, ठीक है ना। इज कॉल्ड द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है वो 3 है, सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं हम, सिर्फ आइडेंटिटीज के बारे में पता करिए। इसको नोट करते रहो मेरे साथ साथ, ठीक है ना, समझना हर एक पार्ट को। देखो भाई अगर 100 में से 16 लेना तो ऐसे तो आएंगे नहीं, जैसे आप सोच रहे हो, आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम एंगल्स की, क्योंकि वहां पर एंगल्स की बात कर रहा था वो, कि भाई एंगल्स सारे सेटिस्फाई होने चाहिए उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में अगर हम पुट करते हैं तो। अब एंगल क्या है भाई आपके पास, हमने कहा कि एन एंगल इज कंसिडर एज अ फिगर ऑब्टेन्ड बाय रोटेटिंग अ गिवन रे अबाउट। हमारे पास एक गिवन है रे, ये मान लो आपके पास क्या है जी, ठीक है जी, कितनी मान लो आपके पास ये है इनिशियल, ये इनिशियल क्या है आपके पास, रे है, ये रहा इसका टर्निंग पॉइंट जहां से ये आपकी चली, ठीक है। ये हमारे पास क्या है भाई, स्टार्टिंग पॉइंट है, ये आपके पास यहां से चली तो ये एक रे होगी जिसको हमने इनिशियल रे बोल लिया या इनिशियल साइड बोल लिया। आगे उसने कहा कि भाई, उसने कहा कि हमें मेजर करनी है एंगल, रोटेट करना है भैया उसको फ्रॉम कहां से कहां तक, इनिशियल साइड टू
टर्मिनल साइड। तो टर्मिनल का मतलब क्या होता है, इनिशियल का मतलब होता है जहां से शुरुआत कर रही है, और टर्मिनल क्या है भाई आपके पास, जहां पर वो रुक जाती है, ठीक है ना, जहां पे वो समाप्त हो जाती है। इफ द रे रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब देखो क्लॉक तो इधर को चलेगी, ठीक है ना, लेकिन हमें क्या करना है भाई, एंटी क्लॉकवाइज चलना है। जैसे ही एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, तो हमने कहा कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जैसे ही रोटेट करेंगे तो देन एंगल विल बी पॉजिटिव। यहाँ पर उल्टा होता है, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज की डायरेक्शन की साइड एंगल बनाते हैं तो पॉजिटिव है, ठीक है ना। इफ दे रे रोटेट्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो हमने क्या कहा, एंगल विल बी नेगेटिव। अगर आपके पास, ध्यान से सुनो, ये एंगल की बात कर रहा है, ठीक है ना, अगर ये एंगल इस तरह से चला होगा तो पॉजिटिव थीटा होगा, ठीक है। और अगर ये एंगल इस तरह से बना दिया होगा उसने, ये इस तरह से लेके आया होगा कि क्लॉकवाइज बना होगा थीटा, तो ये क्या होगा आपके पास, क्या होगा भाई आपके पास, ये होगा निगेटिव। क्या होगा, ये निगेटिव एंगल होगा। ये ध्यान रखना है आपको, एंटी क्लॉकवाइज उल्टा घुमाते हैं तो पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज चलते हैं तो नेगेटिव एंगल। बस इतनी बात आपको याद रखनी है। अब हमारी शुरुआत होती है ट्रिग्नोमेट्री की। सिर्फ दो कंडीशन बताई मैंने आपको, एक तो आइडेंटिटी क्या है और एक आपकी एंगल क्या है, बस। इसके अलावा हमें कुछ नहीं ध्यान रखना है, सब प्रॉपर्टी अपने आप ही सोल्व होती रहेगी। सबसे पहले बात करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं क्या, उसने कहा है कि द रेशियो ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज कॉल्ड अ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। भाई ये हमारे पास जो डेफिनेशन बोलती है ना, ये बोलती है कि वो रेशियो, दो रेशियो साइड के, किसके, राइट एंगल ट्रायंगल के, यानी कि हाइपोटेनियस थी एक साइड बेस थी, एक साइड परपेंडिकुलर थी, वही क्या कहलाते हैं भाई आपके पास, रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहलाते हैं। तो हम यहाँ से बात करते हैं कि हमारे पास कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, पहले उसकी बात तो कर लें। हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। वो कौन से होते हैं, पहले ध्यान से सुन लो। पहला रेशियो होता है साइन थीटा, फिर इसके बाद आता है कॉस थीटा, फिर आता है आपके पास टेन थीटा, फिर इसके बाद आता है आपके पास कॉट थीटा, इसके बाद आता है आपके पास सेक थीटा, और इसके बाद लास्ट में आता है कोसेक थीटा, ठीक है ना। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं जिनको हम बोलते हैं भाई 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, यानी कि इन 6 के ऊपर ही पूरी ट्रिग्नोमेट्री डिपेंड होती है। इनके अलावा कोई नहीं युद्ध करेगा आपसे। अगर आप इन 6 पर ही भारी नहीं पढ़ सकते तो आप भाई, अगर एक बात बताओ, आपने तो नहीं पूरे चैप्टर पढ़ लिए जिसमें बहुत सारे फॉर्मूले थे, ये तो सिर्फ 6 कहते हैं कि मैं 6 हैं, हम 6 को ही इधर उधर करते रहो, हमारा काम बनेगा। अब हमें यहाँ से रेशियो निकालने हैं, अब थोड़ा दिमाग लगाना है भाई। एक राइट एंगल ट्रायंगल मैं बना लेता हूँ फटाफट से। ये मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, टाइम वेस्ट नहीं करना है भाई बिल्कुल। अब और अगर कुछ चीज समझ में नहीं आती तो आप ध्यान रखना कि कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे मैसेज करना कि सर ये चीज हमें समझ में है, क्या पता मैं इसमें शॉर्ट वीडियो आपको थोड़ी सी, ठीक है ना, अच्छे से बना के दो, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं एंगल। हमारे पास अगर हम डिनोट करते हैं तो क्या होते हैं भाई आपके पास, सपोज करो कि हम कह सकते हैं यहाँ पर कितना हो गया भाई आपके पास, एंगल ए बी और आपके पास सी, ठीक है। अगर एंगल ए बी सी की बात करें तो हमने बोल दिया कि एंगल थीटा ये रहा, तो सामने वाला कौन हो गया भाई आपके पास, परपेंडिकुलर। ये कौन है भाई आपके पास 90, और 90 के सामने कौन है, हाइपोटेनियस, और बची हुई साइड कौन है मेरे पास, बेस, ठीक है। अब ये सारे के सारे अगर साइन थीटा की बात की जाए, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, यानी कि ये इन दो साइड का रेशियो है। अब ये कौन से रेशियो है, इन्हीं में बच्चा कंफ्यूज रहता है। अब ध्यान से सुनना है, आपको सीखना क्या है। आपको एक ट्रिक याद दिला देता हूं भाई मैं, कि पंडित का पी का पहला अल्फाबेट्स कितना है, पी। पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब बच्चे कहेंगे सर ये तो एक जैसा ही हो गया, लेकिन दिमाग से याद रखना कि मैं बता कैसे रहा हूं, ध्यान से सुनो। अब इस चीज को मजाक में नहीं लेना है। देखो फ्यूचर में अगर आपको कुछ चीज अच्छे से समझने के लिए किसी का सहारा लेना पड़े तो आपको उसमें कोई गलत भी नहीं है, ठीक है ना। ध्यान से सुनो, पापा बियर पीऊंगा, हाँ हाँ बेटा। क्या बोला मैंने, पापा बियर पीऊंगा, हाँ हाँ बेटा। ये दूसरी लैंग्वेज में बोल रहे, पापा बीडी पीऊंगा, हाँ हाँ बेटा। तो यानी कि कहने का मतलब है ये रेशियोज ऐसे बनेंगे। आपको पता है रेशियो तो बन गए, पहले वाला पेयर उठाओ, दूसरे वाला पेयर उठाओ और तीसरे वाला पेयर उठाओ। अब इनको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई करके थोड़ा सा यहाँ पे लेके आता हूँ। अब ध्यान से सुन लेना आप लोग। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जिस दिन हमने P अपॉन H की बात करी, P अपॉन H, तो ये हमेशा किसके इक्वल होगा, साइन थीटा के इक्वल होगा। B अपॉन H की बात करोगे तो ये हमेशा cos थीटा का काम करेगा। और अगर जिस दिन P अपॉन B की बात कर दी, यानी कि रेशियो P अपॉन B, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास, tan थीटा के। क्लियर होगी बात। अगर आपने कल को इनको रिवर्स कर दिया, रिवर्स का मतलब H अपॉन P पढ़ने लगे
तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि h अपॉन पी का मतलब h अपॉन पी ऐसे लिख दिया, तो ये रेशो किसका बन जाएगा आपको ये बताना है बस। और ये किसका बन जाएगा भाई आपके पास कोसेक थीटा का, ठीक है ना। क्या बन जाएगा भैया आपके पास कोसेक थीटा। फिर इसके बाद अगर आपने इसको h अपॉन बी पढ़ा तो ये किसके बन जाएगा भैया आपके पास सेक थीटा का। और अगर इसकी बात करी जाए तो b अपॉन पी किसके बन जाएगा आपके पास कोट थीटा का। ध्यान से सुनो, पहले तीन रेशो p अपॉन h, b अपॉन h, p अपॉन h, इन तीनों को उठाओ यहाँ रिप्लेस करो। तो पहले वाला साइन का, दूसरे वाला कोस का, तीसरे वाला टेन का। फिर अगर आपको h अपॉन बी सॉरी h अपॉन पी, h अपॉन बी, b अपॉन पी, पहले वाला कोसेक का, दूसरे वाला सेक का, तीसरे वाला कोट का, बात खत्म। ये हमारे पास पहली ट्रिक आई, यही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। अब मैं अगर इनकी बात करूं तो मैं इनको सिंपल सा यही बोलूंगा कि भाई ये तो हमारे पास आ गए क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। और अगर मैं इनको कभी सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूं तो आप इनको ऐसे लिखोगे, कैसे कि कल को बोला जाए कि साइन थीटा इक्वल्स टू पी अपॉन एच। अब ये बच्चे ये याद रखने के लिए यही तो शॉर्ट ट्रिक बताई है मैंने आपको, इसको याद रखना, ये निकल जाएंगे। फिर इसके बाद कोस थीटा कितना होगा आपके पास बी अपॉन एच, ठीक है। फिर इसके बाद टेन थीटा किसके हो जाएगा पी अपॉन बी। फिर आपके पास कौन आएगा आपके पास कि कोसेक थीटा, आप इसी का ही उल्टा कर दो एच अपॉन पी। फिर इसके बाद कोस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा भैया आपके पास सेक थीटा, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल कौन हो जाएगा एच अपॉन बी। फिर इसके बाद कोट थीटा, कोट थीटा क्या आ जाएगा आपके पास बी अपॉन पी। ये जितने भी मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहाँ पर आप लेके आए, तो ये कहाँ से लाए, इस ओनली छोटी सी ट्रिक से। क्लियर हो गई इतनी बात, इसको नोट करें। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे देखो जी क्या है हमारे पास। अब नेक्स्ट में आता है हमारे पास रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब रेशियोज क्या थे आपके पास, मैं एक बार फिर भी यहाँ पर नोट करता हूँ भाई आपके पास क्या थे। साइन थीटा बताओ किसके इक्वल था, क्योंकि आपको सब कुछ पता होना चाहिए आए कहां से। ये बन जाएगा कोस थीटा इक्वल्स टू में कितना बन जाएगा आपके पास बी अपॉन एच। और अगर मैं किसकी बात करता हूँ टेन थीटा की बात करता हूँ, ये हो जाएगा पी अपॉन बी के, ठीक है जी। फिर इसके बाद आता है आपके पास कोसेक थीटा एच अपॉन बी, सेक थीटा एच अपॉन बी, और आपके पास लास्ट आता है कोट थीटा बी अपॉन पी, ठीक है। तो इसको तो आप ऐसे ही एक बॉक्स में बंद रखो, क्योंकि इसकी हेल्प अब हम लेने वाले हैं। कैसे लेने वाले हैं, अच्छा एक बात बताओ, कल को अगर एक बात सोच के चलो, आपने क्या किया पहले वाला, उसने क्या कहा कि रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब तो रेशियोज ये है ना, तो अब एक बात ध्यान से देखो, अगर साइन थीटा की बात करी जाए तो ये पी अपॉन एच है, कोसेक थीटा की बात करें तो ये एच अपॉन पी है। क्या मैं कल को ये कर सकता हूँ वही यहाँ पर कि अगर मेरे पास साइन थीटा है, मैं एक को ही कन्वर्ट करके दिखा रहा हूँ, ये है पी अपॉन एच। अच्छा एक बात बताओ, ऊपर कौन है पी के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है वन और अपॉन में एच। ध्यान से सुनना, जब ऊपर ये वन में मल्टीप्लाई कर रहा है ना, तो नीचे एच पे ये डिवाइड दे सकता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब वन अपॉन में क्या हो जाएगा एच अपॉन पी। और आप ध्यान से देखो कि साइन थीटा की वैल्यू अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूं तो वन तो एज इट इज रहेगा, एच अपॉन पी किसके इक्वल है भाई आपके पास कोसेक थीटा के। यानी कि किसी दिन आपके पास साइन थीटा की बात हुई तो आप उसकी पोजीशन पे लिख सकते हैं वन अपॉन कोसेक थीटा। तो सब कुछ ऐसे ही जुड़ता चला जाएगा। कैसे कि कल को आप ये बोल सकते हो कि सर ये तो फिर कोस थीटा भी हम हमारे पास वन अपॉन सेक थीटा रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो सर कल को हम टेन थीटा की पोजीशन पे क्या रख सकते हैं, वन अपॉन कोट थीटा रख सकते हैं, रख सकते हैं बिल्कुल। तो सर फिर तो ये आपस में ऐसे हो सकते हैं ना कि कोसेक थीटा अगर किसी दिन मुझे चाहिए तो मैं वहां पर वन अपॉन साइन रखूंगा, हाँ बिल्कुल रखूंगा। और अगर सर कल को मेरे पास सेक थीटा मिल गया तो मैं उसकी पोजीशन पे क्या रखूंगा कोस थीटा, हाँ जी बिल्कुल रखोगे आप। और अगर सर कल को मेरे पास कोट थीटा मिल गया, कोट थीटा मिल गया तो सर मैं उसकी पोजीशन पे क्या लिखूंगा वन अपॉन टेन थीटा, हाँ जी बिल्कुल रखोगे। लेकिन यहाँ से ना एक अजीब सी वो कहते हैं ना कि एक फॉर्मूला वो निकलता है, देखो टेन थीटा और कोट थीटा, ये क्या है कि वन अपॉन कोट और वन अपॉन टेन। लेकिन इनका यूज ना 90% नहीं होता, इनका सिर्फ 10% ही यूज होता है क्वेश्चनों में, वो भी मैंने ज्यादा बता दिया होगा। लेकिन इनका यूज क्या होता है कि यहाँ पे नोट की बात एक याद रखनी है। क्या करनी है भाई आपको नोट की बात, कि अगर देखा जाए कल को अगर मैं बात करूं कि टेन थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होती है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के।
किसके इक्वल होती है भैया आपके पास? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के एंड। तो सर इस तरह से तो कोट भी कुछ ना कुछ निकलेगा, हाजी भी निकलेगा, ये इसका उल्टा ही तो होता है, तो इसका मतलब कोस थीटा अपॉन साइन थीटा बन जाएगा। ये आपके पास रिलेशन बिटवीन क्या है? बस ये है आपके पास, एक ये रहा, एक ये रहा, एक आपके पास ये रहा, फिर एक आपके पास ये रहा, फिर एक आपके पास ये रहा, और एक आपके पास ये रहा। तो कहने का मतलब क्या है कि सर 1 2 3 4 5 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में रिलेशन ये है और दो ही, इनको तो बहुत अच्छे से करना है आपको, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले, नेक्स्ट पे चलना है। अब इसके बाद चलते हैं जी, हमारे पास बनता क्या है? हमारे पास क्या आता है? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आती है। सर ये तो याद करते करते थक जाएंगे, अब इतना पार्ट हमारे पास आ गया तो हम उसको याद कैसे करेंगे? अरे भाई याद करना है, अच्छी बात है, लेकिन आपको समझ के करना है। ध्यान से देखो, अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की बात करता हूँ तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आएंगी कहाँ से? तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ क्या, कि मेरे पास कि वी नो डेट, वी नो डेट पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है भैया आपके पास? एच स्क्वायर इक्वल्स टू में पी स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। आपने कहा हाँ जी सर बिल्कुल होती है। कल को क्या हुआ कि एक बच्चा पहले वाले पार्ट पे बोला कि सर एच अगर हम यहाँ से हटा ही दें इस पूरे में से तो हमारा काम बन सकता है। हमने कहा सर अगर अच्छा ना लग रहा हो एच एच को हटा ही लेते हैं हम, ठीक है ना। तो एक ने कहा ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि पी स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना लिखा हुआ है हमारे पास? एच स्क्वायर लिखा हुआ है। हाँ हमने क्या किया, इस एच को हटाने के लिए तो हमें तो डिवाइड देना पड़ेगा ना एच स्क्वायर से, तो हमने पूरी इक्वेशन को एच स्क्वायर से डिवाइड दिया। जब मैंने इसको डिवाइड दिया तो ये बन गया आपके पास पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इक्वल्स टू में एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। इतनी तो मुझे नहीं लगता होगी कि आपकी बात समझ में ना आई हो। आपके ऊपर का जो माला है ना इतना तो मजबूत है कि इतनी चीज पकड़ ले, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, हर एक टर्म को एच स्क्वायर से डिवाइड दिया, एच से तो एच कट जाएगा, लो जी कट गया एच, आपकी संतुष्टि हो गई। यहाँ कितना बन गया आपके पास? 1। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अगर दोनों का स्क्वायर है तो क्या मैं इसको p अपॉन एच लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं सर, इसका होल स्क्वायर कर लो। फिर अभी b अपॉन एच की बात कर लेते हैं, इसका भी होल स्क्वायर कर लो, इक्वल टू में कितना आ गया? 1। अगर मैं p अपॉन एच और b अपॉन एच की बात करता हूँ, अभी आप लोगों ने पढ़ के तो आए sin थीटा इक्वल्स टू p अपॉन h, cos थीटा इक्वल्स टू b अपॉन p। तो इसका मतलब हमारा काम चलेगा, और हमारा काम चलेगा तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे? इसकी पोजीशन पे। क्या मेरे पास ये मन के आएगी भाई आपके पास कितनी, कि sin स्क्वायर थीटा प्लस के cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब आपके पास जीता जागता एक फॉर्मूला आया, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। यही आपके पास पहली आइडेंटिटीज है। क्या है ये? पहली आइडेंटिटीज आपके पास यही है, और आपको इसी का यूज करना है पूरे पूरे चैप्टर में, इसका ही यूज करना है, आपको यही अप्लाई करनी है भाई, बस एक, ठीक है ना। ये 3 होती है, 3 कैसे होते हैं उन तीनों की बात कर रहे हैं हम। अब ये तीनों की बात कर ली जाए तो इसका मतलब हमारे पास फिर दोबारा से एक बच्चे का फिर दिमाग चला, उसने कहा ये तो पहले पार्ट की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। ये तो पहले वाले पार्ट की बात हुई, हम दूसरे वाले पार्ट की बात कर लेते हैं। ये लो जी, ठीक है। और दूसरे वाला पार्ट कहता है कि भाई आपके पास की एच स्क्वायर, एक मिनट, क्या लिखते हैं भाई हम इसको, कि पी स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर इक्वल्स टू में कितना है आपके पास? एच स्क्वायर। एक बच्चा आया उसने कहा कि सर चलो जब इतनी बात चल ही रही थी तो क्या हम पी स्क्वायर को हटा सकते हैं? और उसने कहा बिल्कुल हटेगा, क्यों नहीं हटेगा। तो आपके पास जब आएगा तो ये बन जाएगा पी स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर और इक्वल टू में एच स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर। तो इसका मतलब पी से तो पी कटा, ये बन गया कितना मेरे पास? 1। और प्लस के क्या मैं इसको बी अपॉन पी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, और इक्वल टू में बन जाएगा एच अपॉन पी का होल स्क्वायर। अभी आप लोग कहेंगे कि सर ये तो हमने जो हमारे पास क्या था, एच अपॉन पी, सॉरी बी अपॉन पी और एच अपॉन पी किसके इक्वल था? देखो जी, बी अपॉन पी और एच अपॉन पी किसके इक्वल है आपके पास? कोसेक और कॉट के। तो क्या मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ 1 प्लस के, ये तो कोट है आपके पास, कोट स्क्वायर थीटा, और इक्वल टू ये क्या है आपके पास? कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब दूसरी आइडेंटिटीज यहां से आपको मिली,
ठीक है ना। देखो प्रूफ भी मिल रहा है साथ साथ, और हम क्या कर रहे हैं भाई, आपके पास इनको निकाल भी रहे हैं। तो अब आपके पास आता है थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट क्या कहता है भैया आपको, कि अगर मेरे पास पी स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर इक्वल टू में एच स्क्वायर है, तो कल को बच्चा एक ये भी तो बोल सकता है कि सर एक बार आप बी को भी डिवाइड दें, तो बन जाएगा पी स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर और एच स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। क्या बी से बी कटा, बी को पहले लिख लो, यानी कि ये बना जाएगा पहले, और इसको लिख लो पी अपॉन बी का होल स्क्वायर और इक्वल टू में एच अपॉन बी का होल स्क्वायर। कल को आप जब इन दोनों के रेशो को देखोगे ना, तो ये बन जाएगा आपके पास मन पी अपॉन बी किसके इक्वल होता है, टेन स्क्वायर थीटा के, इक्वल टू ये किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर थीटा के। तो 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू किसके होता है, सेक स्क्वायर थीटा। पहली आइडेंटिटीज ये रही, सॉरी ये रही, दूसरी आपके पास ये रही और थर्ड ये रही। अरे इनको तो किसी भी नाम पे पढ़ लो, कोई ये अब कंफर्म नहीं है, पहली दूसरी तीसरी। तो पहली ये होती है, सेकंड ये होती है, थर्ड ये होती है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है आप लोगों को कि हर एक पर्टिकुलर मैनर में आपको ये सब कुछ अच्छे से कंप्लीट करना है। ध्यान रखना, वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है मेरी, मुझे पता है, लेकिन आपको जो मिल रहा है ना यहाँ पे, वो शायद किसी वीडियो में नहीं मिल रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कहता है भैया आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स। भाई कुछ स्पेसिफिक एंगल्स की बात कर रहा है वो। अब वो एंगल्स क्या है उसके बारे में डिस्कस करना है। अब उसमें डिस्कस करने के लिए हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास कुछ इस तरह के एंगल्स देता है। क्या करता है भैया आपके पास 45 डिग्री, 60 डिग्री, या प्रॉपरली लिख लेते हैं भाई आपके पास। कैसे लिखना है भैया आपके पास, किसकी बात कर रहा है भैया आपके पास, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और आपके पास 90 डिग्री। अब आपके पास 90 तक आ गए हैं। ये 5 एंगल्स है मेरे पास, 0, 0, 30, 45, आपके पास 60 और 90। अब इनके साथ हमारे पास क्या होता है, स्पेसिफिक एंगल्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लेके आए। सपोज करो ये आपके पास किसकी वैल्यू है भाई, आपके पास ये है आपके पास किसकी, थीटा की वैल्यूज। अब ये थीटा की वैल्यूज हैं, ये काम कैसे करेगी। सपोज कर लो भाई मेरे पास आ गया कि साइन थीटा। अब ये साइन थीटा है, तो साइन थीटा में देखो 5 के 5 एंगल रख सकते हैं, 0 भी रख सकते हैं, 30, 45, 60 और 90। अब ये रखें कैसे, कैसे इसको अप्लाई करें कि हमारे पास ये वैल्यूज सारी याद हो जाए, लर्न हो जाए। वैसे तो आपके पास बहुत सारी वैल्यू हो जाएंगी, तो इसीलिए बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होता है और डरता भी यहीं पर ही है कि सर इतने सारे वैल्यू कैसे याद करें। तो आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान से सुनो। देखो करना क्या है आपके पास, ये तो थीटा की वैल्यू है, रखता रहे जैसे भी रखनी है। अब आपको एक चीज याद रखनी है, किसी की भी वैल्यू निकालने के लिए आपको लिखना है कि अंडर रूट, ठीक है जी, लेफ्ट राइट लेफ्ट, ठीक है जी, 44 राइट, ठीक है, और इसको ऐसे आपको इन्वॉल्व करना है। फिर वही आपका रास्ता, कौन सा रास्ता, पहले वाले को अगर देखा जाए, ठीक है ना, इसको मैं दूसरे मार्क से कर देता हूं, नहीं तो आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे। पहले वाले को देखा जाए इसको, फिर दूसरे को देखा जाए, फिर तीसरे को देखा जाए, तो ये सब कुछ ऐसे ही चलने वाले हैं जैसे आपने पीछे किया। अगर L/4 की बात करेंगे तो ये कितना मिल जाएगा भाई आपके पास, बताओ, ये बन जाएगा साइन थीटा। क्या मिलेगा, साइन। ये मिलेगा क्या आपको, कॉस थीटा, और ये आपको क्या मिलेगा, टेन थीटा। इसी तरह से इसको रिवर्स कर लो। रिवर्स करने से पहले मैं थोड़ा सा इसको नीचे की साइड नोट कर लूं, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास, ठीक है। अगर कल को आपने ये बोल दिया कि सर कल को ये बताओ कि अगर L/4/L की बात करी जाए तो ये किसके इक्वल होगा आपके पास, कोसेक थीटा। ये किसके हो जाएगा आपके पास, सेक थीटा, और ये किसके इक्वल हो जाएगा आपके पास, कोट थीटा। अच्छी बात बताओ, क्या मैंने इसमें कोई आपको ज्यादा बड़ी बात बोली क्या, नहीं बोली ना। तो अब ध्यान से सुनो कि करना कैसे है कि सर कल को अगर आपने कहा कि सबकी वैल्यू इससे ही हम निकाल सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। चलो एक पे बात कर लेते हैं, ठीक है, एक पे बात, पहले साइन की बात कर लेते हैं। साइन 0 डिग्री की वैल्यू चाहिए, साइन 0 डिग्री की। और साइन 0 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए तो मुझे तो ये पता है ना कि साइन का जो फॉर्मूला है साइन थीटा इक्वल्स टू मेरे पास कितना आएगा, अंडर रूट L/R। कितना आएगा जी, L अपॉन R नहीं, L/4। कितना आएगा, L/4, ठीक है ना। अब दिमाग लगाओ कि मुझे लेफ्ट में जाना है, लेफ्ट में 0 तो ये रहा ना, लेफ्ट में चलेंगे तो कितना मिलेगा आपके पास, 0 में क्या कोई एंगल है आपके पास, कोई है नहीं है ना, तो इसका मतलब 0, और अपॉन में कितना आ जाएगा आपके पास 4। तो आपको पता है कि अंडर रूट में जैसे सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 है।
अब आप कहोगे सर ये समझ में नहीं आया कुछ। अरे भाई आप ये देखो कि जीरो पे खड़े हो जाओ और जीरो की साइड में चलो, क्या कोई एंगल है आपके पास? नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब आपका क्या है कि लेफ्ट में कुछ एंगल नहीं था, तो इसका मतलब या कितने एंगल्स थे, कुछ भी नहीं था, तो इसका मतलब 0.4। क्लियर हो गई बात। कल को साइन की 30 की बात करते हैं हम, तो साइन 30 कैसे निकलेगा भाई आपके पास? उसने कहा था कि आपके पास लेफ्ट अपॉन 4 है, ठीक है ना। तो 30 यहाँ पर है, लेफ्ट का मतलब हो गया इधर जाना, तो इधर जाएंगे तो कितने एंगल है मेरे पास? ओनली एक, तो ये हो जाएगा 1/4, ठीक है ना। कितना बन जाएगा? 1 ये। और आप इसको ऐसे भी ना याद रखो भाई, आप इसको सिर्फ इतना कर सकते हो कि पहले ही लिख लो कि ये लो जी हमारे पास कितना है, ये √L/, कितना बन जाएगा आपके पास? L/4 ही याद रखो भाई आप लोग, नहीं तो आप फिर बाद में कहोगे कि सर ये कैसे आपने लिख दिया। तो ये कितना बनेगा आपके पास? ये बन जाएगा 1/4। 1 का अंडर रूट करेंगे 1 और 4 का अंडर रूट करेंगे तो 2 बाहर निकल के आ जाएगा। तो इसका मतलब साइन 30 की वैल्यू आपके पास कितनी है? 1/2। फिर इसके बाद करते हैं साइन 45 डिग्री की, तो इसका मतलब कितना होगा आपके पास? फिर फॉर्मूला लगाएंगे L/4। L का मतलब हो गया 45 के बाद कितने एंगल्स मेरे पास है? ये कितने आपके पास? 2। तो 2 तो ये हो गया, अपॉन में 4 को चेंज नहीं करना है, तो ये कैंसिल होगा, तो कितना बन जाएगा आपके पास? √1/2। 1 का अंडर रूट एज इट इज 1 आ जाएगा और 2 आपके पास क्या रह जाएगा? √2 की फॉर्म में। तो इस तरह से आप किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो। एक पर्टिकुलर में cos की वैल्यू की बात करता हूँ, cos 60 की बात कर लेते हैं। अगर मैं कल को कहूँ कि cos 60 कैसे निकालना है, cos 60 की बात करूँ, cos 60 पे जाना है और cos 60 का जो फॉर्मूला है, cos का फॉर्मूला है R/4, तो √R/4 यहीं पर लिख देता हूँ भाई मैं। तो इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा? R। 60 के इधर कितने एंगल है मेरे पास? 1, और 1 की बात करी जाए तो 1 कितना आ जाएगा? 4। 1 का √1 और √4 किसकी फॉर्म में आ जाएगा? आपका 2 की फॉर्म में। अब ध्यान से देखो, अब हमारे पास आता है क्या कि भाई लास्ट अगर मैं बात करूँ एक बार 10 की कोई एक वैल्यू, 10 की वैल्यू किस पे निकालते हैं? 30 पे निकाल लेते हैं। 30 पे निकाल लेंगे तो 30 की वैल्यू कैसे निकालनी? और आप इसकी जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना, तो फिर तो ये आपके माइंड में सेट हो जाएगा, आप अपने आप निकाल लोगे। L/ कितनी होती है? √L/R। L का मतलब होता है लेफ्ट में कितने एंगल है, पहले 60 पे खड़े तो जो L में कितने हैं भाई आपके पास? 30 के इधर 1 अपॉन इधर कितने हैं? 3, तो अपॉन में आ गया 3, तो ये बन जाएगा आपके पास 1/√3। तो यानी कि आपके पास tan 30 की वैल्यू कितनी आएगी? 1/√3। सिमिलरली आप कैसे निकाल सकते हैं भाई? कोसेक की भी ऐसे वैल्यू निकाल सकते हैं, सेक की भी निकाल सकते हैं। एक सेक की वैल्यू की बात कर लेते हैं। अगर कल को आप कहो कि सेक मुझे चाहिए सर 30 पे निकाल दो, सेक 30 की वैल्यू कितनी बनेगी? अंडर रूट, सेक का फॉर्मूला कितना है आपके पास अगर देखा जाए तो 4/r, कितना है? 4/r। तो अंडर रूट में कितना मिल जाएगा? 4 एज इट इज। आर की वैल्यू की बात करें तो आप किस पे खड़े हो भाई? आपके पास 60 में कितना है भाई आपके पास? 1, तो इसका मतलब आ जाएगी आपके पास वैल्यू 2। आपके पास सारी वैल्यू इसी तरह से ही निकलने वाली है, ठीक है। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास क्या भाई? आपके पास लास्ट आपका यानी कि इंट्रोडक्शन पार्ट का हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्री का है, वो लास्ट टॉपिक आपके पास ही होने वाला है। वो टॉपिक क्या है भाई आपके पास? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? सबसे पहले मैं बेसिकली लेमन लैंग्वेज यानी कि आम आदमी की भाषा में बता दूं आपको भाई, किसी दो एंगल का सम, वो कोई से भी दो एंगल्स हो सकते हैं। आपके दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री हो जाए तो वो आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं दोनों, ठीक है ना। तो डेफिनेशन पे चलते हैं। हमने कहा कि टू एंगल्स आर सेड टू बी, हमने कहा कि टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इफ देयर सम इज 90 डिग्री। क्लियर हुई बात। और हमने कहा कि देयरफॉर अगर थीटा और 90 माइनस थीटा की बात करी जाए, आर टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो सकते हैं, होंगे। कौन से? एक थीटा है और एक मेरे पास 90 माइनस थीटा है। अब ये थीटा कुछ भी हो सकता है, आप इसको 1 डिग्री मान ले, 10 डिग्री मान ले, 20 मान ले, 30 मान ले, जो आपका मन करे वो मान ले। लेकिन जैसे ही आप इसे थीटा को 90 में से माइनस करोगे तो दोनों का सम तो भाई ऑलरेडी क्या मिलेगा मुझे? आपका 90 मिलेगा। इन दोनों का सम करो, थीटा प्लस के 90 डिग्री माइनस थीटा, कैंसिल करने के बाद मेरे पास कितना आ जाएगा भैया? आपके पास 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये दोनों आपको क्या कहलाएंगे भाई? दोनों के दोनों आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से देखो यहाँ पर एक हमारी प्रॉपर्टीज बनती है। क्या बनती है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब हमें क्या करना है कि भाई जब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल साथ में मिलेंगे यानी कि थीटा और एक 90 माइनस थीटा, तो ये आपके पास जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे, कितने थे हमारे पास? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे, तो ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे।
चेंज कैसे होंगे, ध्यान से सुनो। अब मैं चेंज की बात करता हूं। अगर मैं चेंज की बात करता हूं तो सबसे पहले हम बात करते हैं चेंज की। चेंज क्या होंगे, ध्यान से सुन लो। चेंज का मतलब है मेरे पास, अगर मेरे पास साइन थीटा है, सॉरी साइन है ओनली, तो ये किस में चेंज होगा भैया आपके पास, कॉस में। अगर मेरे पास टेन है तो ये किस में चेंज होगा भैया आपके पास, कोट में। अच्छा बताओ क्या हो रहा है, कोट में। और अगर मेरे पास सेक है तो ये किस में चेंज होगा भैया आपके पास, कोसेक में। अब थोड़ा ध्यान से सुनो, अगर मेरे पास इनकी बात करी जाए, अब आप कहोगे सर जिस टाइम हमने रेसिप्रोकल की बात करी थी तो साइन तो कोसेक में चेंज होता था, सेक कोस में चेंज होता था। लेकिन यहाँ पर अगर हम एंगल्स की बात करें, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ना दो टाइप से चलते हैं, एक चलते हैं वैल्यू में और एक चलते हैं आपके एंगल्स में। जब हम वैल्यू की बात करते हैं तो हमेशा साइन किसका रेसिप्रोकल होता है भैया आपके पास, कोसेक का। यानी कि साइन को किस में चेंज कर सकते हैं हम, कोस में कर सकते, सॉरी कोसेक में कर सकते हैं। लेकिन अगर हम एंगल की बात करें तो साइन किस में चेंज होगा आपका, कोस में चेंज होगा। कोट टेन में ही होता है, वैल्यू में भी और आपके पास एंगल में भी। तो ध्यान से सुन लेना। अब आपके पास यहाँ पर हमारे पास जो चेंजेस हैं वो यहाँ पर है। अब फॉर्मूले कैसे लिखने हैं, फॉर्मूले क्या है भैया आपके पास, किस तरह से हमें वो प्रॉपर्टी याद रखनी है। देखो अगर कल को आपके पास ये आ गया कि साइन थीटा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा लिखा हुआ है। आपने कहा कि साइन थीटा है तो चेंज किस में हो जाएगा मेरे पास, कोस थीटा में। आप कहोगे सर ये थीटा क्यों पहले लिख दिया, आपने तो 90 माइनस थीटा लिखना था। लेकिन आप समझो, हमें सिर्फ फॉर्मूले बनाने आने चाहिए कि किस तरह से हम इनको जनरेट कर सकते हैं। ध्यान से सुनो, साइन अगर मेरे पास लिखा हुआ है इधर साइन थीटा, थीटा का मतलब एक एंगल मेरे पास यहाँ पर कौन आ गया आपके पास, थीटा आ गया। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि अगर थीटा है तो कोस के पास इक्वल्स टू में कितना रखा होगा आपके पास, कोस 90 माइनस के थीटा। कल को अगर इसने ये बोल दिया कि साइन 90 माइनस थीटा इधर है, तो 90 माइनस थीटा एक बार है तो साइन किस में चेंज हो रहा होगा आपके पास, कोस में चेंज हो रहा होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन बैठा होगा आपके पास, कोस थीटा। एक के पास अगर थीटा है तो दूसरे के पास 90 माइनस थीटा होगा। लेकिन ध्यान रखना, साइन को कोस में ही आपस में चेंजेस करने हैं। अगर एक के पास थीटा है तो दूसरे के पास 90 माइनस थीटा होगा, चाहे वो थीटा साइन के पास हो तो कोस 90 माइनस थीटा किसके पास होगा, कोस के पास होगा। और अगर साइन के पास 90 माइनस थीटा है तो कोस के पास क्या होगा, थीटा होगा। इसी के अकॉर्डिंग आपको चेंजेस मारने हैं। जैसे आपके पास अगर मैं 10 90 माइनस थीटा की बात करता हूँ, अब 90 माइनस थीटा, बच्चा ही कंफ्यूज होता है भाई 10 को किस में चेंज कर सकते हैं, बस हम कोट में कर सकते हैं। अगर इसके पास 90 माइनस थीटा बैठा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो दूसरे के पास थीटा होगा, तो यहाँ पे इक्वल्स टू में कितना लिख दोगे आप, कोट थीटा। क्लियर होगी बात। कल को अगर यही बात हम कहें कि कोट मेरे पास 90 माइनस थीटा है, तो इसके पास क्या होगा, देखो इसके पास 90 माइनस थीटा है तो दूसरे के पास क्या होगा आपके पास, थीटा होगा। और वो कौन होगा भैया आपके पास, tan थीटा। देखो इधर 90 माइनस थीटा है, कौन बैठा था लेके, कोट बैठा था, तो tan में चेंज होगा। और चेंज होगा तो इसका मतलब इसके पास 90 माइनस थीटा है तो दूसरे के पास थीटा होगा। तो ध्यान रखना है, इसी तरह की प्रॉपर्टीज से आपको चलना है ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है ना। क्योंकि शुरू में तो दिखता है कि सर किस तरह से हम इसको अरेंज करेंगे, लेकिन जब आप समझ जाओगे ना कि 90 माइनस थीटा एक के पास है तो दूसरे के पास कितना होगा, थीटा होगा। एक के पास थीटा है तो दूसरे के पास 90 माइनस थीटा होगा। लेकिन चेंजेस इनके हिसाब से करना है, साइन है तो कोस में जाएगा, कोस है तो साइन में आएगा, टेन है तो कोट में जाएगा, कोट है तो टेन में आएगा, सेक है तो कोसेक में जाएगा, कोसेक है तो सेक में आएगा। और इसके बाद अगर मैं सेक थीटा की बात करता हूँ, ठीक है ना, सेक थीटा इधर है मेरे पास, ये आपके पास क्या आ गया भैया, आपके पास सेक थीटा आ गया। अब ध्यान से सुनो, सेक थीटा है और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एंगल में चेंज मारना है, तो इसका मतलब सेक को किस में चेंज करना है, कोसेक में चेंज करना है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, कोसेक। और ध्यान से सुनो, इसके पास जो एंगल होगा थीटा की पोजीशन पे क्या होगा भैया आपके पास, अगर इसके पास थीटा है तो इसके पास 90 माइनस थीटा होगा। इसी तरह से अगर मैं कहूं कि कोसेक, अगर मेरे पास 90 सॉरी कोसेक कितना है मेरे पास, कोसेक मेरे पास थीटा है, तो कोसेक के पास थीटा है तो अगर एंगल में चेंज मारना है तो सेक में जाएगा, और सेक पे जाएगा तो सेक के पास क्या होगा, 90 डिग्री माइनस के थीटा। ये मेरे पास छोटे से फॉर्मूले थे कॉम्प्लीमेंट्री से रिलेटेड। ध्यान रखना है, एक के पास थीटा है तो दूसरे के पास ऑब्वियसली कितना ही होगा मेरे पास, 90 माइनस थीटा होगा। ये फर्स्ट वाले के पास है तो ये दूसरे के वाले के पास होगा, ये दूसरे वाले के पास है तो ये फर्स्ट वाले के पास होगा। तो ये इसी को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाली प्रॉपर्टीज, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ चलती है। आपके पास जितना भी आज मैंने जितना भी डाटा कराया है, जितना भी आपके पास इंट्रोडक्शन पार्ट आया, ये लेंथी जरूर है, लेकिन आपके लिए हर एक पॉइंट पर पता होगा कि ये प्रॉपर्टी यहाँ से आई, इस तरह से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। तो ये सब कुछ आपके लिए इजी होने
होने वाला है। ठीक है ना, ध्यान रखना, अगर आपको किसी चीज को सीखने के लिए या मैं समझा रहा हूँ, मैं थोड़ा टाइम लेके समझा रहा हूँ, तो आपके लिए वो बेस्ट होने वाली है। ठीक है ना, तो आप ध्यान से सुन लो भाई, आपके पास जो ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन पार्ट है उसको अच्छे से कवर करना है। ठीक है, अब आपके पास इंट्रोडक्शन पार्ट हो जाएगा, इसके बाद हम चलेंगे एक्सरसाइज से पहले हम कर लेंगे एग्जांपल्स, जितने भी आपके फर्स्ट एक्सरसाइज के हैं उसके बाद एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट कर लेंगे, और फिर अपनी सेकंड एक्सरसाइज, थर्ड एक्सरसाइज, इसी तरह से जितनी भी एक्सरसाइज है वो सब हम कंप्लीट करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स।